औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने यूनिट नंबर 2 का तमाम इंट्रोडक्शन दिया और रियल नंबर्स के मतलब बहुत डिटेल बताया। आज हम 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम एक्सरसाइज है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन वो एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछ लेता होता है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सबसे पहला सवाल जो है वो है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? ढूंढें, तलाश करें, तलाश करके बताएं, शनाख्त करें। आइडेंटिफाई करें विच कौन सा ऑफ द फॉलोइंग दर्ज में से और है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को बहुत डिटेल डिस्कस किया। अगर आपको रैशनल और इरैशनल नंबर का डिफरेंस नहीं पता तो आप मेरे यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 को आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर भी दे दूंगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? इस वहां पे हमने पढ़ा था कि वो तमाम नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि q 0 के इक्वल ना हो, वो रैशनल होते हैं। और जो रैशनल नहीं होंगे वो फिर वो इरैशनल नंबर होंगे। सबसे पहला पार्ट है √3। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने उसकी एग्जांपल में भी पढ़ा था, लेकिन यहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है? अगर हम इसके करीब करीब देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 का बनता है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का बनता है। यानी कि 1 और 2 के बिटवीन, यानी कि √1 और √4 के बिटवीन कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिस जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो। तो √3 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो यानी कि एक ऐसे तमाम वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बनते हैं वो इरैशनल नंबर आते हैं। तो यानी कि ये √3 एक इरैशनल नंबर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। 1/6। 1/6 के बारे में देखिए ये क्या है 1/6। देखिए 1/6 को अगर हम थोड़ा सा देखें, ये क्या p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। और हमने पढ़ा है रैशनल नंबर वो तमाम वैल्यूज दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है फ्रैक्शन, इसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है जी, और जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा नंबर हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, यानी कि ये रैशनल नंबर है हमारे पास। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पाई की वैल्यू आपको पता फिक्स होती है और जो भी फिक्स वैल्यूज होती हैं वो इरैशनल नंबर के खाते में आती हैं। जैसे कि पाई हो गया, ईटा हो गया, तो ये एक इरैशनल नंबर है। अब इसी तरीके से देखें पार्ट नंबर 4 15/2। 15/2 ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है और q 0 के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को टेस्टिफाई करता है, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। देखिए पार्ट नंबर 5 एक डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने पढ़ा डेसिमल भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 7.25 का पॉइंट खत्म करें तो 725/100 हो जाएगा। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितनी वैल्यूज ने 0 लगा रहे थे। तो देखिए क्या ये p ओवर q की फॉर्म में आ गए जी, p ओवर q की फॉर्म में आ गए। तो यानी कि ये और q इसका 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर होगा। लास्ट पार्ट पे आती है √29। देखिए वही बात, इसकी सेम एक्सप्लेनेशन √23 वाली है। 29 के करीब जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है वो बनता है √25 जो कि 5 का बनता है, और दूसरा बनता है √36 जो कि 6 का बनता है। यानी कि √25 और 36 के बिटवीन कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो ये √29 आ रहा है, तो √29 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो लिहाजा ये एक इरैशनल नंबर होगा।
बेसिकली ये सवाल एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे खाली ये नहीं बताया कि वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से, इरेशनल नंबर कौन से, उनकी मैंने लॉजिक भी बताई है। वो रैशनल नंबर है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है। बेसिकली आपको चीजों की लॉजिक्स पता होनी चाहिए कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है तो वो क्यों है, और अगर एक इरेशनल नंबर है तो वो क्यों है। इससे आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बड़ी आसानी होगी। अब ये बिल्ड कैसे होंगे, अगर आपने डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब इसको तब्दील करें, इसको चेंज करें। किस में तब्दील करें? द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, दर्जन फ्रैक्शंस दी गई हैं जी, फ्रैक्शंस की फॉर्म में जिसके अंदर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन होती है, इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। मैंने आपको बताया फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वो क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और डेसिमल्स वो जो पॉइंट्स की फॉर्म में होती है। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस बात को बहुत डिटेल डिस्कस किया था आपके सामने साथ। तो फ्रैक्शंस से हमने इसको डेसिमल में लाना है, यानी अगर इस क्वेश्चन का मैं स्केच बनाऊं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन अवेलेबल होगी, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अवेलेबल होगा। हमने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल्स के अंदर। डेसिमल से बात यानी कि हमने उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। तो ये सवाल तो बड़ा ही आसान है। अब मैथमेटिक्स के जिस हम लेवल पर पहुंच चुके हैं तो कुछ चीजें हमें अब रफ पेज पर करने की जरूरत नहीं है, हम कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक फुली फंक्शन कैलकुलेटर एक परचेज कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत इस्तेमाल में आने वाला है आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और ये आपका एक टूल है। अब खाली कैलकुलेटर का मतलब ये नहीं होता कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वो एक टूल जो आपने पेपर पे अपने साथ लेके जानी है, तो उसका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए, और वो मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा। बस आपने काम ये करना है, एक फुली फंक्शन कैलकुलेटर परचेज करना है अपने लिए, ताकि वो आपके साथ मैथमेटिक्स में आपके लिए आसानी पैदा करे। ये आपके टूल में जिस तरह पेंसिल, पेन, कॉपी, बुक के बगैर आपको गुजारा नहीं, इस तरह कैलकुलेटर के बगैर भी मैथमेटिक्स में आपको गुजारा नहीं है। क्योंकि अगर आप हर चीज को मैनुअल करने बैठ गए तो फिर सारा टाइम आपका मैनुअल के अंदर ही गुजर जाएगा, पेपर अटैक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जल्दबाजी के चक्कर में मैनुअल में आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, तो लिहाजा हमने कोई चांस देना एग्जामिनर को कि वो हमारे मार्क्स डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, मैनुअल तरीका तो ये है कि 17 को हम अंदर रखें और 25 से इसको डिवाइड कर दें। अब 25 17 के नहीं जाता, पॉइंट डालेंगे, 0 लगाएंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर हमारे पास एक आंसर आ जाए। 25 4 जा 100 होता है, और 6 जा 150 होता है, 7 जा 175 होता है, 75 बड़ा हो जाता है, 6 जा 150 और 20 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। फिर देन मजीद एक 0 लगाएंगे, 8 जा कितना होगा, हमारे पास 200 हो गया। अब देखिए मैनुअल कर रहे हैं, अब ये थोड़ा चाइल्डिश मैथ हो गया, क्योंकि अब देखिए अब ये चीजें हम सीख कर आ चुके हैं छोटी क्लासेस में, 0.68 में आते हैं। तो लिहाजा अब आपने काम करना है, एक अच्छी कंपनी का आपने फुली फंक्शन कैलकुलेटर परचेज कर लेना है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा ताकि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। ओके, जैसे कि 17 मैंने बताया, अब हम कैलकुलेटर में क्या करेंगे, हम करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल बी 0.68। अब वहां पे आपके पास जब आप भी कैलकुलेटर परचेज करेंगे फुली फंक्शन, तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देगा इसका आंसर। अब वहां पे एक फंक्शन होगा आपके बिल्कुल जहां पे DEL का बटन होगा, DL के ऊपर होगा S कन्वर्टर D, आपने स्टैंडर्ड टू डेसिमल, आपने इस बटन को प्रेस करना है। इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो फ्रैक्शन से किस में आ जाएगा, आंसर डेसिमल के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 19 डिवाइड बाय 4 करना है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, 19 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर हमारे पास आया फ्रैक्शन में 4.75। अब देखें ना हम कितना आसान है 4.75, ये हमने जस्ट कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से 57 डिवाइडेड बाय 8, इससे हमारे पास आंसर है 7.125। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे 205 डिवाइडेड बाय 18,
तो इससे हमारे पास आंसर है 11.3888 एस ओम, यानी कि चलता जा रहा तो हम 9 करते हैं ताकि ये राउंड ऑफ में इसको कर दें। इसी तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 8, तो इससे हमारे पास आंसर है 0.625 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 38, इससे हमारे पास आंसर है 0.6578 ऐसा होता है तो उसको 9 कर देते ताकि हमारे पास ये कर दे। मैक्सिमम आपने 4 तक जाना तो 4 तक जाना तो आप उसको 9 7 के बाद 9 कर दें ये डेसिमल। तो देखिए हमने क्या करना था, हमारे पास फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना था तो हम फ्रैक्शन से उसके पर्टिकुलर डेसिमल्स के अंदर आ गए हैं। ये पेपर में आपको सवाल आया था एमसीक्यूज के तौर पर ही पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते तो ठीक है, आसान सवाल आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। यानी कि हमें बताना है कि जिन स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हम अपने ही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उनको यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करते हुए यहां से उन कॉन्सेप्ट की मदद से हम बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। कहता है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये 2/3 इर्रेशनल नंबर है? जी, रिकॉल करें कॉन्सेप्ट के ऊपर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो p और q की फॉर्म में ना लिखा जाए, यानी कि और q की 0 के इक्वल ना हो। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, अगर आप देखें जो p और q की फॉर्म में लिखा जाए, तो क्या ये एक p और q की फॉर्म में लिखा हुआ है 2/3 जी p और q की फॉर्म में है और q हमारे पास जो 3 है q दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि अगर आप देखें ये p, इसको p कंसीडर करें और इसको q लिखें तो ये p और q की फॉर्म में लिखा हुआ है और q 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। जबकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2/3 इज एन इरैशनल नंबर, यानी ये तो बात फॉल्स कर रहा है, ये तो इरैशनल नंबर है तो ये फॉल्स होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 पर आए, कहता है पाई इज एन इरैशनल नंबर। देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया पाई एक इरैशनल नंबर है, तो ये तो बात ट्रू कर रहे हैं यहां पे, यानी कि ये एक बात ट्रू कर पाई एक इरैशनल नंबर। जो भी फिक्स वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास करती हैं इरैशनल होती है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है? सबसे पहले देखिए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक ऐसी फ्रैक्शन दैट कम्स टू एन एंड आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है मैक्सिमम 4 वैल्यूज तक। अब 1 को 9 से डिवाइड करते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 9, 1 को जब 9 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आ रहा है 0.1111 चलता जा रहा है, यानी कि इसको लिखने का तरीका होता है 0.1 बार, यानी कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है और रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जब आ रहा है तो ये तो फिर बात ये गलत कर रहे हैं कि फॉल्स है ये तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरीके से आगे बात करें अगर 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अच्छा देखते हैं 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, 3 डिवाइड बाय 4, जब हमने 3 को 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर है 0.75 आया। 0.75 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक हमारा एंड हो गया, मैक्सिमम 4 तक देखना होता है, 2 पे एंड हो गया, तो ये बात बिल्कुल ट्रू कर रहा है, हाँ ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये बात ट्रू है। और लास्ट पार्ट में कर देते हैं 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, तो 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइड बाय 5, जब 4 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 0.8 आया। अब 0.8 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, जबकि रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आता है, तो जब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन की तो यहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन 1 2 3 थे और ये तीनों ही क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।